चलो देखते हैं आज न्यूटन्स का सेकंड लॉ पर कुछ एप्लीकेशन है ना। तो हम लोग सेकंड लॉ में क्या पढ़े थे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है डी पी बाई डी टी, है ना। तो इस पर प्रॉब्लम कई तरह से आएगा। पहले तो हम चेंज इन मोमेंटम का ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं, है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यह यहाँ से बहुत तरह का प्रॉब्लम एराइज होगा, उसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद ए फिजिकल टू एम ए पर आगे की ओर प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है। चलो पहले चेंज इन मोमेंटम का देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ लो, देखो यहाँ पर सरफेस है और यहाँ पर एक बॉल जो है वह एम मास का है, वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। और ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर स्ट्राइक करता है और फिर इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। जब इलास्टिक कोलिजन होगा ना तो जितना स्पीड से स्ट्राइक करेगा उतने ही स्पीड से रिटर्न कर जाएगा। इतना भी समझ लो, फिर कोलिजन में बताएंगे, ठीक है। तो ये बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वी स्पीड से थीटा एंगल पर। सरफेस से रिबाउंड करने के बाद सेम स्पीड से रिबाउंड कर जाता है और सेम एंगल पर। कहता है बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बॉल का, ये बताओ, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख लो, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। बॉल का चेंज इन मोमेंटम बताना है, ठीक है। समझो तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैसे बनाएंगे। तो मोमेंटम तो जानते हो ना फार्मूला, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी लिखना पड़ेगा ना, और वेलोसिटी तो इधर ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, मतलब आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखते हैं। तो अगर इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे तो इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, कौन कौन, एक एक्स में होगा दूसरा वाई में होगा। तो इसका एक्स में कंपोनेंट लिखो तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो भी कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा भी कॉस 90 माइनस थीटा, किस में बदल जाएगा, आई कैप लिख दें। और इधर पॉजिटिव आई एक्सिस है, इसका इधर लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आई एक्सिस, तो माइनस हो जाएगा भी, ये तो एंगल थीटा ही है ना, वी कॉस थीटा आई कैप, सॉरी जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सिर्फ इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मास से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा आई कैप माइनस एम भी कॉस थीटा। ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम, यही ना। अब देखते हैं फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम तो निकालना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी यही है। तो फाइनल वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप में लिखेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन एक्स के साथ बताओ कितना होगा, कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो अगर इसका इधर लिखेंगे तो क्या होगा, भी कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कौन सा कैप, आई कैप। और इसका वाई डायरेक्शन में लिखना है तो एंगल कितना बना हुआ है, थीटा। इधर पॉजिटिव आई एक्सिस है ना, तो कैसा साइन देंगे, पॉजिटिव। तो ये हो गया वी कॉस थीटा, है ना। तो अगर फाइनल मोमेंटम लिखना होगा तो क्या लिखोगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, यही ना। तो मास से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो ये हो गया एम भी साइन थीटा आई कैप प्लस एम भी कॉस थीटा, यही ना। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या जानते हो, फाइनल माइनस
इनिशियल। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देख ही रहे हम लोग यहाँ पर, है ना, और इनिशियल भी देख ही रहे हो। तो रखो, पहले फाइनल रखते हैं। तो ये एम भी साइन थीटा आई कैप प्लस एम भी कॉस थीटा जे कैप होगा ना। इसमें माइनस करना है किसको, इनिशियल वाले को। तो इनिशियल वाला कितना है ये बताओ, एम भी साइन थीटा आई कैप माइनस एम भी कॉस थीटा जे कैप, यही ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, ये एम भी साइन थीटा आई कैप, ये हो गया एम भी कॉस थीटा जे कैप। ब्रैकेट को ब्रेक करो, यहाँ प्लस है या माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस एम भी साइन थीटा आई कैप माइनस माइनस कितना हो गया एम भी कॉस थीटा जे कैप। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना मिला, एम भी कॉस थीटा जे कैप प्लस एम भी कॉस थीटा जे कैप, दोनों सेम है ना। क्या लिख दें, 2 एम भी कॉस थीटा जे कैप, कोई दिक्कत। तो चेंज इन मोमेंटम तो इतना हो गया, पहले लिखो इतना फिर आगे समझाते हैं इसको। चलो समझते हैं आगे। यही मिला है चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ तो कितना होगा। मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो, मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे चेंज इन मोमेंटम का, तो ये 2 एम भी कॉस थीटा तो रह ही जाएगा ना, और जे कैप यूनिट वेक्टर हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, 2 एम भी कॉस थीटा, 2 एम भी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। और डायरेक्शन किधर क्यों रहे बताओ, जे कैप, जे कैप मतलब किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में। इसका मतलब ये समझो कि चेंज इन मोमेंटम किसका मिला है ये बताओ तो, बॉल का ना। किसका निकाले हैं चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर हुआ, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो ये चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन पर, उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। इसका मतलब बॉल पर फोर्स जो होगा वह किधर की ओर लगेगा, वाई एक्सिस में। क्यों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर की ओर आया, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन आया, और जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स जो लगे हैं ना वो बॉल पर, वो किधर की ओर लगे हैं, वाई एक्सिस में, इधर की ओर फोर्स लगे हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया बॉल पर वह किसने लगाया होगा, सरफेस ने लगाया होगा, ये ना, किसने लगाया होगा, सरफेस ने लगाया होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर सरफेस ने बॉल पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो ये बताओ कि बॉल ने सरफेस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया होगा, ये ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बात समझ में। तो यहाँ से याद भी रखना है कि जिस डायरेक्शन से बॉल आ रहा था सरफेस पर बॉल उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब बॉल पर जो फोर्स लगेगा वह सरफेस के द्वारा लगेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायग्राम बना लो, जल्दी से बनाओ। वह दिखाएगा कि बॉल पर फोर्स किधर की ओर लगेगा और सरफेस पर बॉल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझो इसको, सिचुएशन समझो। डिस्क है ऐसे एम मास का, कितने मास का, एम मास का, और इस पर बुलेट फायर किए जा रहे हैं, गन से बुलेट फायर किए जा रहे हैं, गन से बुलेट फायर किए जा रहे हैं, ऐसे बुलेट है ये सब, है ना।
ऐसे गन से बुलेट फायर किए जा रहे हैं। एम मास का बुलेट है, मान लो ये भी वेलोसिटी से जा कर के कोलाइड करता है किसको, डिस्क को। ये डिस्क है, डिस्क का मास कितना है, और कोलाइड करने के बाद उतने ही स्पीड से बुलेट रिटर्न कर जाता है। उतने ही स्पीड से बुलेट क्या हो रहा है, रिटर्न कर जा रहा है ऐसे। तो आता है कितना बुलेट पर सेकेंड फायर करें कि डिस्क जो है वह एयर में रेस्ट में रहे। कितना बुलेट पर सेकेंड फायर करें कि बुलेट जो है वह एयर में रेस्ट में रहे, है ना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द number of bullets, find the number of bullets fired per second for which disk remain at rest in एयर में रेस्ट पे रहा। अच्छा ये बताओ कि यह डिस्क क्यों रेस्ट में रह रहा है, बताओ तो। क्योंकि जब बुलेट इधर से जाके कोलाइड कर रहा है, ऐसे बुलेट जब इस डायरेक्शन में जाके ऐसे कोलाइड कर रहा है ऐसे सरफेस को, ऐसे, है ना, तो बुलेट तो इधर की ओर आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। किसका, बुलेट का ना, यानी बुलेट पर फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। अभी समझाए थे तुम लोग को। तो ये डिस्क पर फोर्स बुलेट किधर लगाएगा, अपवर्ड। जैसे ऐसे सरफेस था ना, तो इस पर बुलेट क्या है, अभी बॉल लगाया था ना ऐसे, फोर्स किधर की ओर, डाउनवर्ड। इधर बताए थे ना हम, देखो इधर हम बताए थे, अभी तो बताए थे कि ये सरफेस इस तरह से बॉल आ रहा था ना ऐसे, तो इस पर फोर्स ऐसे लगाया था। कौन लगाया था, सरफेस। तो ये बॉल भी सरफेस पर किस डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे लगाएगा ना, ठीक है। तो जब बुलेट इधर से फायर हो रहा है, इधर से रिटर्न हो रहा है, तो ये बुलेट ये डिस्क पर किधर, जिधर से आ रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये बुलेट जो है ये डिस्क पर किधर फोर्स लगा दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका वेट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यह रेस्ट में क्यों रहेगा ये बताओ तो पहले हमको। क्योंकि ये बुलेट जो लगा रहा है फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जा रहा होगा, इसीलिए तो रेस्ट में रहेगा। आ रहा है समझ में ना। तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स। तो पहले चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल के फोर्स निकाल लेते हैं। और फॉर इक्विलिब्रियम, रेस्ट का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना, तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, डाउनवर्ड से बैलेंस होगा, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम एफ का वैल्यू कितने के बराबर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना। अब चलो हम फोर्स निकालने का काम कर रहे हैं। तो पहले चेंज इन मोमेंटम लिखोगे। तो इनिशियली तो ये बुलेट इधर से जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव। क्या मान लेते हैं, तो इसका मोमेंटम जो होगा m इंटू भी लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम किधर हो गया, नीचे की ओर, माइनस लिख देते हैं m इंटू भी जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना। तो फाइनल कितना होगा, यहाँ से देखो, माइनस एम भी जे कैप माइनस इनिशियल बताओ एम भी जे कैप। तो ये बताओ चेंज इन मोमेंटम जो मिला वह कितना मिला, माइनस 2m भी जे कैप। तो ये बुलेट का चेंज इन मोमेंटम मिला, यानी बुलेट पर किधर की ओर फोर्स लग रहा है बताओ तो, डाउनवर्ड। माइनस जे कैप ना, माइनस जे कैप का मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड। किसने लगाया, डिस्क ने, है ना। तो फोर्स कैसे निकालोगे। अच्छा, अगर एक बुलेट फायर करते तब ना इतना चेंज इन मोमेंटम होता,
तो मान लो 1 सेकेंड में n बुलेट फायर कर रहे हैं, कितने बुलेट? तो ये बताओ चेंज इन मोमेंटम टोटल कितना लिखोगे? ये तो 1 बुलेट का है ना, अगर n बुलेट फायर करते तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ना, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है, डेल्टा p बाई डेल्टा t ऐसे लिख दें। तो फोर्स जो हो जाएगा डेल्टा p का मतलब यहाँ से 2mn v जे कैप पर सेकेंड ना, तो टाइम कितना हो जाएगा 1। ये तो बुलेट पर फोर्स लगा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बताओ डिस्क पर किधर की ओर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स ऑन डिस्क, फोर्स ऑन कितना हो जाएगा? F इजिकल टू 2mn v जे कैप, यही ना। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम का काम करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो जाना चाहिए? तो ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड तो बता ही सकते हो ना, कितना होगा? 2mn v रखो यहाँ से, 2mn v इज इक्वल टू कितना हो गया? mg। लेकिन यहाँ स्मॉल m होगा ना, क्यों? क्योंकि बुलेट का लिख रहे हैं ना, तो सभी जगह तो स्मॉल m था ना। चलो हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, कैपिटल N का वैल्यू ना। कैपिटल N कितना हो गया बताओ? mg बाई 2m। इतना बुलेट्स पर सेकेंड अगर फायर करता है तो डिस्क को एयर में रेस्ट में रखे। आया समझ में? चलो लिखो इसको। चलो तो चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स, ठीक है, वो तो दिमाग में आ गया। अब चलो नेक्स्ट एक टर्म है इम्पल्स के बारे में समझते हैं। लिखो इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स किसको कहेंगे? अगर लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगता है तो फोर्स और स्मॉल टाइम जो हुआ उसको प्रोडक्ट का नाम होता है इम्पल्स। जब लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम तक लगता है तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? इम्पल्स। जैसे बॉल उधर से आया और ये बैट से ऐसे मारे, है ना, तो लार्ज फोर्स लगा ना बॉल पर ऐसे स्मॉल टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं इम्पल्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगता है तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? इम्पल्स। लिखो इसको, इम्पल्स में लिख लो, व्हेन लार्ज फोर्स, व्हेन लार्ज फोर्स acting on object for a small time, then product of force and time is known as impulse. Product of force and time is known as impulse. तो ऐसे लिखोगे impulse is equal to F into delta। impulse क्या हो गया? F into delta हो गया। लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगता है तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? इम्पल्स, ठीक है। अब थोड़ा न्यूटन सेकेंड लॉ से इसके बारे में समझते हैं। सिंस एफ एक्सटर्नल कितने के बराबर होता है? dp बाई dt, यही ना। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? f इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना होगा? dp। और इसको इंटीग्रेट कर लो तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम, तो इंटीग्रेशन f इंटू डी टी, है ना।
इसको क्या लिखोगे, डीपी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। पहले देख लो फिर लिखना। इसको लिखेंगे एफ इंटू डी टी और यहाँ से रखो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो अगर वेरिएबल फोर्स होगा तब तो इंटीग्रेशन करके ही इम्पल्स लिखेंगे। इम्पल्स का फार्मूला याद रखना है ये वाला। लेकिन अगर वेरिएबल होगा तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। इसी में लिख सकते हो इफ फोर्स इज वेरिएबल, इसके बाद ये वाला लिख लेना, इफ फोर्स इज वेरिएबल देन इम्पल्स अगर लिखना होगा तो इंटीग्रेट करके लिखना, क्योंकि वेरिएबल का कुछ भी लिखना होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी काम करना होगा वेरिएबल पर तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बताओ, ये टर्म हो गया क्या, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी क्या हो गया, इम्पल्स, और ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, ये ना। तो एक फार्मूला ये भी याद रखना है, इम्पल्स इज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन मोमेंटम। तो इसको भी याद रखना है। इम्पल्स एक तो फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला अगर वेरिएबल आ गया तो ए वाला, ठीक है, क्लियर है ना। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। एक बात और समझ लो, ये इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया थे क्या, एरिया अंडर कर्व। तो एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन का मतलब हो रहा है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या देगा, इम्पल्स। तो हम इम्पल्स को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। फोर्स और टाइम के अंडर के एरिया को क्या देगा हमको, इम्पल्स देगा, क्या देगा, इम्पल्स। तो लिखो इतना बढ़िया से। चलो इम्पल्स तो हम लोग देख लिए, है ना। तो इम्पल्स का कितना फार्मूला हो गया, एक तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लिखे ना। दूसरा अगर एफ टी ग्राफ दिया हो, कौन सा, एफ टी ग्राफ मतलब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा तो उसके अंडर का एरिया भी क्या देगा, इम्पल्स। और इम्पल्स याद रखना है, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। इम्पल्स कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू टाइम। अब वेरिएबल अगर हो गया तो इम्पल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल is shown in figure, is shown in figure. If mass of particle is 2 kg, then find change in, then find, ऐसे लिखो, then find impulse, then find impulse at t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इम्पल्स बताना है, ठीक है। समझो यहाँ पर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इधर मान लो 10 मीटर हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो कितने सेकेंड पर इम्पल्स कहता है निकालने के लिए, 2 सेकेंड पर, है ना। तो इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। समझो बढ़िया सब सॉल्यूशन,
इम्पल्स अगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस, और ये मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख दें, होगा ना? इसका मतलब मास तो हमें दे दिया है, कितना केजी दिया हुआ है? देखो 2 kg। चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, कितने टाइम पर? 2 सेकेंड पर। तो देखो 2 सेकेंड के पहले और 2 सेकेंड के बाद ग्राफ बदल जा रहा है, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तो 2 सेकेंड के जस्ट पहले हम निकालेंगे स्लोप, तो पहले वेलोसिटी मिल जाएगा, और 2 सेकेंड के बाद जस्ट निकालेंगे वेलोसिटी स्लोप, वो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो 2 सेकेंड के जस्ट पहले तो पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो इस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप निकालने आता है ना? क्या करेंगे? यहाँ से टेंजेंट डालेंगे, तो टेंजेंट तो यही वाला लाइन आ जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट को कट नहीं करना होता, ऐसे तो नहीं डाल सकते हैं, कट कर जाएगा, ऐसे ही डाल सकते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप मिलेगा ना, वह 2 सेकेंड के जस्ट पहले वेलोसिटी मिल जाएगा। इसका स्लोप निकाल सकते हो, ये θ1 एंगल हो गया है ना? तो θ1 एंगल यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लिखना होगा तो tan θ1 लिखना पड़ेगा ना हमको। तो tan θ1 बताओ, tan θ क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 10, अब बेस कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 10/2, मतलब कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। 2 सेकेंड के जस्ट बाद यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें तो ऐसे टेंजेंट डालोगे, और ये बन जाएगा कैसा एंगल? कैसा लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज ना? तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, है ना? ऑब्ट्यूज हो रहा है मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ये ना? तो क्या बताए थे कि जब ऑब्ट्यूज एंगल बने तो स्मॉलर वाला एंगल का tan लेकर के क्या लगा लेना है? माइनस। तो माइनस tan थीटा लिख सकते हैं ना? tan θ2। तो ये बताओ, यहाँ से tan θ2 लिखे तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बताओ कितना हुआ? अब बेस कितना हो गया? 2। तो 10/2 हो जाएगा, मतलब 5, यही ना? चलो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं तो निकल जाएगा हमारा इम्पल्स। तो ये बताओ कि मास कितना है? देखो 2 kg। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? -5। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5, ये ना? तो ये बताओ कि इम्पल्स जो मिला वह कितना मिल गया? इम्पल्स यहाँ से लिख देते हैं, इम्पल्स लिख दो, कितना हो जाएगा? -10 इंटू कितना हो गया? -20 न्यूटन सेकेंड, है ना? तो ये हो गया आंसर। लिखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो ए पार्टिकल ऑफ मास, a particle of mass m moving with initial velocity v naught, force acting on particle is shown in figure. Then find velocity at time t is equal to capital T. फिगर में इधर दिखा देते हैं, समझो। फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है।
ऐसे, ठीक है। ये वाला फोर्स का वैल्यू जो दिया है ना, ये एफ नॉट दिया है, ये 0 हो गया, T/2 हो गया और 80 हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, v0 से। फोर्स एक्टिंग और पार्टिकल्स ऑन इन फिगर, देन फाइंड द वेलोसिटी एट T=कैपिटल। इस टाइम में क्या निकालना है, वेलोसिटी। याद करो FT ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, FT ग्राफ के अंडर का एरिया बताए थे, इम्पल्स देता है ना। और इम्पल्स क्या लिखते हो, चेंज इन मोमेंटम, यही ना। तो चेंज इन मोमेंटम अगर लिखते हैं तो एरिया अंडर FT ग्राफ ऐसे लिखते हो ना। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है। अब एरिया अंडर FT ग्राफ लिखोगे, ये सेमी सर्कुलर है ऐसे प्रॉब्लम में बोल देगा। ये क्या है, सेमी सर्कल। तो इसका एरिया कितना लिखो, पूरा सर्कल रहता तो कितना लेते, इसके अंडर का एरिया का मतलब यही वाला एरिया लेना है, यही ना। इसके अंडर का एरिया का मतलब यही वाला एरिया। सेमी सर्कल का एरिया कैसे लेंगे ये बताओ। सर्कल होता है कितना एरिया होता है, πr²। सेमी मतलब उसका आधा, तो πr² बाई क्या हो जाएगा, 2, है ना, πr²/2। तो अगर इसका एरिया हम लिखेंगे तो πr²/2 लिखना पड़ेगा ना। अब देखो फाइनल वेलोसिटी तो हमें मांग ही रहा है, इनिशियल तो हमें दे ही दिया है π/2। लेकिन देखो एक रेडियस जो है वह टाइम है और एक रेडियस क्या है, फोर्स। तो इसमें अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होगा तो हम दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग रेडियस लेंगे, फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग भी और टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग की। क्यों लेंगे, तब जा कर के F/dt होगा और F/dt जो होगा वह इम्पल्स बताएगा, ठीक है। यानी यूनिट अगर एक ही ले लेते हैं, मान लो यही वाला रेडियस ले लेते हैं, तो ये न्यूटन का स्क्वायर जो इम्पल्स का यूनिट नहीं होगा। आया समझ में ना। तो इम्पल्स का यूनिट मैच करें, इसके लिए जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी होगा डिफरेंट, तो रेडियस लेना होगा। तो एक रेडियस वाई एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग लेना है और एक रेडियस जो है वह एक्स एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो यहाँ से लिखते हैं, एम हो गया v फाइनल माइनस b इनिशियल π/2 RF, मतलब रेडियस क्रॉसपॉन्डिंग टू फोर्स। तो रेडियस क्रॉसपॉन्डिंग टू फोर्स तो समझ में आ रहा है, यही तो सेंटर बनेगा, सेमी सर्कल है तो यही तो रेडियस बनेगा फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग। तो ये कितना दिया हुआ है, F0, मतलब RF जो होगा रेडियस क्रॉसपॉन्डिंग टू फोर्स होगा वह F0 मिल जाएगा। और टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग रेडियस तो यही होगा ना, ये वाला कितना होगा, यहाँ से T/2। तो यहाँ लिख दो रेडियस क्रॉसपॉन्डिंग टू फोर्स हो गया F0 और टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग रेडियस हो गया T/2, यही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ से लिखते हैं एम हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल, यहाँ लिखो पाई हो गया F0t बाई कितना हो जाएगा जी, 4। अब इस m को यहाँ भेजो तो v फाइनल माइनस v इनिशियल पाई F0t/4m, और हमें v फाइनल निकालना था। तो इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई F0t/4m। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना है तो पूछ लो, क्लियर है। हाँ लिखो इसको। तो चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन समझो तो यहाँ पर यहाँ से एक बॉल का मास मान लो 2 kg है, ठीक है। ये 10 मीटर हाइट से यहाँ से ड्रॉप करते हैं, कहाँ पर, सरफेस पर, ठीक है। और एक बार कोलाइड करने के बाद
बॉल जो है वो 5 मीटर राइज करता है, ठीक है, और बॉल जो है वह सरफेस के कांटेक्ट में 0.1 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकंड तक रहता है? तो कहता है कि यह सरफेस बॉल पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिख लो तो, फाइंड द फोर्स exerted by surface on the ball। सिचुएशन समझ में आया है ना? यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिए, यहाँ से 10 मीटर हाइट पर आया, कोलाइड करने के बाद रिबाउंड कर गया, कितना? 5 मीटर। तो इसका मतलब ये सरफेस ने फोर्स लगाया ना, कितने टाइम तक ब्लॉक कांटेक्ट में रहा? 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, तो कहता है कि बताओ कितना फोर्स लगाया। तो देखो समझो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बताओ कि लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगाया, तो इम्पल्स कैसे लिखोगे? F इंटू डेल्टा टी। इम्पल्स इजकल टू क्या लिखते हो? चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं ना। तो F इंटू डेल्टा टी, एफ तो निकालना है, डेल्टा टी दे दिया है, और ये चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल लिखेंगे ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो, अगर यहाँ पर या बॉल ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ जो वेलोसिटी मिलेगा वो कैसा वेलोसिटी होगा? इनिशियल। और यहाँ जो वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा? फाइनल। इनिशियली ऐसे आया, फिर कोलाइड करके चला गया। ये बताओ, तो यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो एच हाइट बिलो आने पर कितना स्पीड अटेन करता है? तुम लोग को बताए थे, बताओ, ये वाला फार्मूला बताए थे ना। डाउनवर्ड में सभी टर्म पॉजिटिव लेते हैं, तो यू तो 0 हुआ, तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2gh। और जाने के लिए भी तो यही फार्मूला बताए थे तुम लोग को, याद है कुछ कि नहीं? याद है ना? एच हाइट से ड्रॉप किया तो एच हाइट बिलो में भी यही स्पीड। अब मान लो एच हाइट ऊपर जाना है तो कितने स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? √2gh। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी निकालना होगा तो कितना हाइट रखने हो गए बताओ? तो 2 इंटू जी इंटू 10 लिखेंगे ना। और ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड में हम कैसा वेलोसिटी लेंगे? नेगेटिव। और यहाँ से रिबाउंड करेगा तो फाइनल वेलोसिटी होगा, ये तो पॉजिटिव में होगा, अपवर्ड है, कितना लिखेंगे? 2 इंटू जी इंटू एच। अब ये बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -200। ऐसा करो ना, इसको 20 रख दो, है ना, तो सही रहेगा, है ना। 20 रख दो, 20 बना लो। 2gh कितना हो जाएगा? 20 2 बार हो जाएगा, क्योंकि बेकार का कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। अरे समझ में ना। अब यहाँ से बताओ, 5 2 10, 10 इंटू 10 हो गया, कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें रख देते हैं, फोर्स निकालना है। डेल्टा टी कितना बोल रहा था? 0.1। मास इसका कितना है? 2 kg। फाइनल वेलोसिटी बताओ कितना है? 10। और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? -20 है। तो F इंटू डेल्टा टी 2 इंटू 30, यही ना। तो F लिखोगे तो कितना हो गया? 60/0.1। यहाँ देना पड़ेगा डेसिमल। तो F इजिकल टू कितना हो गया? 600 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो इसको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इम्पल्स पर, है ना। गन देखे हो ना? हाँ, गन में बुलेट डाल करके फिर फायर किया जाता है ना। तब बुलेट जब बैरल से निकलता है, बैरल मतलब उसका पाइप से, है ना, तो बैरल पर फोर्स लगता है। अगर लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम तक लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? इम्पल्स। ठीक है।
तो इसी पर एक क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, लिखो तो ए बुलेट is fired from gun, force acting on bullet vary with time, vary with time. F is equal to 60 minus 20 into T Newton. Then find impulse acting on bullet. ठीक है, तो ये बताओ हमको कि बुलेट पर फोर्स कब तक लगेगा, जब इम्पल्स कब तक लगेगा, जब तक कि उस पर फोर्स लगता रहेगा। जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएंगे, यही ना। तो सबसे पहले ये पता करो कि कितने टाइम तक उस बुलेट पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स यहाँ दिया हुआ है 60 माइनस 20t, यही ना। तो फोर्स यहाँ जीरो करो, 60 माइनस 20t, तो ये हो गया 20t इज इक्वल टू 60, मतलब 3 सेकेंड तक उस पर फोर्स लगा है। अब इम्पल्स लिखेंगे तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो इम्पल्स का फार्मूला कौन सा चलेगा, इंटीग्रेशन वाला। इम्पल्स जो होगा f इंटू डी टी का इंटीग्रेशन लिखेंगे। f यहाँ से लिखो कितना हो गया 60 माइनस 20t इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 3 सेकेंड तक। चलो इंटीग्रेट करते हैं, dt से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 60 इंटू टी, और 20t dt का क्या हो जाएगा 20t²/2, 0 से कहाँ तक 3 तक, ये कैंसिल हो गया। तो ये बताओ कि इम्पल्स जो मिला वह कितने के बराबर हो गया, देखो यहाँ से 60t माइनस 10t², 0 से कहाँ तक, सबसे पहले अपर लिमिट रखो, कहाँ पर रखते हैं, वेरिएबल के जगह। वेरिएबल कौन है, और ये हो गया 10 और ये 3 का स्क्वायर, अपर माइनस लोअर, लोअर यहाँ भी 0 और ये भी, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 90, तो कितना हो गया 90, और इसका यूनिट क्या होगा इम्पल्स का, देखो तो न्यूटन सेकेंड, इतना न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो इम्पल्स पर तो सब तरह का क्वेश्चन हम करा दिए है ना। अब इसी पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके प्रॉब्लम देते रहेगा। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।